झारखंड, एक ऐसा राज्य जिसकी कहानी सिर्फ इसके खनिजों या संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। इसकी राजनीतिक यात्रा भी उतनी ही दिलचस्प और उतार-चढ़ाव भरी रही है। आज हम इसी यात्रा के एक बहुत ही अहम हिस्से को समझने वाले हैं, झारखंड के राज्यपालों की भूमिका। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, बल्कि ये वो किरदार हैं जिन्होंने राज्य के इतिहास के सबसे नाजुक मोड़ों पर बड़े और अहम फैसले लिए हैं। तो अक्सर ये सवाल उठता है ना कि क्या एक राज्यपाल सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख होता है या फिर वो राज्य की किस्मत तय करने वाला एक अहम खिलाड़ी है। और देखिए, जब बात झारखंड जैसे युवा राज्य की हो तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ राज्यपालों ने कई बार ऐसी भूमिका निभाई है जिसने राज्य की दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे राज्य के बनने से, फिर देखेंगे वो दौर जब राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर थी। इसके बाद बात करेंगे स्थिरता और उन बड़े फैसलों की, और आखिर में ये भी जानेंगे कि राज्यपाल को ये सब करने की शक्ति आखिर मिलती कहाँ से है। तो सफर शुरू करते हैं साल 2000 से। एक नया राज्य बन रहा था और उसे आकार देने की, उसकी नींव रखने की जिम्मेदारी थी पहले राज्यपालों के कंधों पर। और यकीन मानिए, ये कोई आसान काम नहीं था। जरा इस पर गौर कीजिए। पहले 4 साल और 4 अलग अलग राज्यपाल। प्रभात कुमार, जो एक अनुभवी प्रशासक थे, वो पहले गवर्नर बने। उनके बाद आए वीसी पांडे, एम रामा जोयस और फिर एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी वेद मारवाह। ये जो तेजी से बदलते चेहरे हैं ना, ये अपने आप में बताते हैं कि वो शुरुआती दिन कितने चुनौतीपूर्ण रहे होंगे। जरा इमेजिन करके देखिए, आपको एक कोरा कैनवस दे दिया गया है और कहा गया है कि इस पर एक पूरे राज्य की तस्वीर बनाओ। इन शुरुआती राज्यपालों का काम कुछ ऐसा ही था। उन्हें राज्य का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा करना था, ब्यूरोक्रेसी की नींव रखनी थी और सबसे जरूरी, कानून और व्यवस्था को पटरी पर लाना था। तो नींव तो रख दी गई थी, पर असली राजनीतिक तूफान तो अब आने वाला था। झारखंड अब एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहा था जहां राजनीति की बिसात पर हर रोज नए दांवपेच खेले जा रहे थे, और इस खेल में राज्यपाल का पद एक सबसे अहम मोहरा बन गया था। और इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा के केंद्र में एक नाम था, राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी। साल था 2005। झारखंड एक बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। सरकार कौन बनाएगा, इस एक सवाल पर इतना बड़ा विवाद हुआ कि पूरे देश की निगाहें रांची के राजभवन पर आकर टिक गई थी। अब यहां बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये एक संवैधानिक पहेली थी। एक तरफ था संविधान से मिला राज्यपाल का विशेषाधिकार, और दूसरी तरफ था राजनीतिक दलों का बहुमत का दावा। ये एक ऐसी क्लासिक केस स्टडी है जो जेपीएससी जैसी परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती है। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बाद जो राज्यपाल आए, जैसे के शंकरा नारायणन और एमओएच फारूक, उनका रोल एक तरह से स्टेबलाइजर का था। मतलब, जब राजनीति नाव डगमगा रही थी, तब उन्होंने राष्ट्रपति शासन के दौरान उसे संभाला और यह सुनिश्चित किया कि गठबंधन की राजनीति के बीच भी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन होता रहे। खैर, अस्थिरता के उस दौर के बाद आखिरकार झारखंड में एक स्थिरता का फेज शुरू हुआ, और इसी दौर में राज्यपालों ने कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिनकी गूंज आज तक सुनाई देती है। राज्यपाल सैयद अहमद के आने से एक बहुत साफ बदलाव दिखा। अब फोकस राजनीतिक जोड़तोड़ से हटकर राज्य के असल विकास पर था, खासकर आदिवासी इलाकों के विकास पर। यह वाकई एक ताजा हवा के झोंके की तरह था। और फिर आया एक सच में ऐतिहासिक पल। द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में कदम रखा। झारखंड को मिली अपनी पहली महिला राज्यपाल, और सिर्फ इतना ही नहीं, आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली राज्यपाल भी। वो झारखंड की पहली महिला गवर्नर थीं, पहली आदिवासी गवर्नर थीं, और तो और पहली ऐसी गवर्नर थीं जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो झारखंड की राजनीति में हमेशा याद रखा जाएगा। वो फैसला था CNT-SPT संशोधन विधेयक को लौटाने का। अब सवाल उठता है कि ये एक्ट है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कानून आदिवासी जमीनों के लिए एक तरह का रक्षा कवच है। सरकार इनमें कुछ बदलाव करना चाहती थी, जिस पर काफी विवाद था। राज्यपाल मुर्मू ने इस बिल को वापस भेजकर एक बहुत ही मजबूत संदेश दिया कि आदिवासी अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। हाल के वर्षों में भी राजभवन काफी एक्टिव रहा है।
राजभवन रमेश बैस ने मुख्यमंत्री से जुड़े खनन पट्टे वाले विवाद को बड़ी ही संवैधानिक सूझबूझ से संभाला, और जो मौजूदा गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, उनका पूरा जोर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर है, जो कि एक बहुत जरूरी कदम है। तो हमने इतनी सारी बातें की, इतने सारे राज्यपालों और उनके फैसलों के बारे में, पर ये सब करने की पावर, ये शक्ति आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान में। संविधान ने गवर्नर को कई बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स दी हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री को नियुक्त करना, विधानसभा को बुलाना या भंग करना, जरूरत पड़ने पर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, और राज्य की यूनिवर्सिटीज के चांसलर के तौर पर काम करना। यही वो शक्तियां हैं जो गवर्नर के पद को इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। संविधान का अनुच्छेद 153 और 154 ये बेसिकली राज्यपाल के पद की नींव रखते हैं। ये कहते हैं कि हर राज्य में एक गवर्नर होगा और टेक्निकली राज्य की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब सरकार की कामकाज की शक्ति, उन्हीं के हाथ में होगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, उन्हें सीधे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और उनका जो 5 साल का कार्यकाल होता है ना, वो भी टेक्निकली फिक्स नहीं है, वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, जिसका मतलब है कि इसे बीच में बदला भी जा सकता है। अच्छा, तो गवर्नर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस भी हैं, जैसे भारत का नागरिक होना जरूरी है, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, और एक बहुत जरूरी शर्त ये भी है कि वो कोई और सरकारी पद, जिसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, उस पर नहीं हो सकते। ये इसलिए ताकि वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर अपना काम कर सके। और आखिर में पद संभालने से पहले उन्हें राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं, और इसके साथ ही संविधान उन्हें कुछ बहुत बड़ी न्यायिक शक्तियां भी देता है, जैसे कि कुछ मामलों में किसी की सजा को माफ करना या कम कर देना। किसी भी गवर्नर के कार्यकाल में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना होती है, राष्ट्रपति शासन का लगना। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए 1 मिनट में ये समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो झारखंड में ऐसा 3 बार हुआ है। 3 अलग अलग मौकों पर राष्ट्रपति शासन लगा और हर बार गवर्नर भी अलग थे। ये वाकया राज्य के राजनीतिक इतिहास के कुछ सबसे अहम और शायद सबसे अस्थिर दौरों की निशानी है। राज्यपाल का ये आधिकारिक निवास, जिसे पहले राजभवन कहते थे, सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि अपने आप में इतिहास का एक पन्ना है। इसका कंस्ट्रक्शन 1930 में शुरू हुआ था और आज इसका आधिकारिक नाम लोक भवन है। और अब हम इस पूरी कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर आते हैं। ये है झारखंड का भारत के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे पदों से एक ऐसा कनेक्शन जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। ये एक बिल्कुल असाधारण स्थिति है। सोचिए, आज की तारीख में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, देश के 2 सबसे बड़े संवैधानिक पद, दोनों पर वो लोग हैं जो झारखंड के गवर्नर रह चुके हैं। ये भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ। एक ही समय पर 15वें राष्ट्रपति और 15वें उपराष्ट्रपति, दोनों का कनेक्शन झारखंड के गवर्नर पद से हो। ये दिखाता है कि कैसे झारखंड का राज्यपाल पद अब राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक राज्य के राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक का ये सफर क्या दिखाता है। क्या किसी राज्य का गवर्नर का पद राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो ये थी झारखंड के राज्यपालों की कहानी, उनके फैसलों की कहानी। अब जाते जाते एक सवाल, आज के बदलते पॉलिटिकल सिनेरियो में एक गवर्नर का असल रोल क्या होना चाहिए? क्या वो सिर्फ संविधान की किताब पर चलने वाला एक गार्डियन हो, या राज्य को दिशा दिखाने वाला एक एक्टिव गाइड, या फिर केंद्र और राज्य के बीच एक पुल? सोचने वाली बात है ना?